हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर हम एक और मॉक पेपर करने वाले हैं। अभी जो मॉक पेपर रहेगा ये भी हमारा जो स्टूडेंट है एक नमन, उन्होंने ये हमें मॉक पेपर प्रोवाइड किया है ताकि हम जो सीयूटी की बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ हेल्पफुल कंटेंट और दे सके, एक मॉक पेपर और दे सके। ये मॉक पेपर नहीं, एक्चुअली ये PYQ है। जो लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे उसमें ये 23 मई का पेपर है, ठीक है। और शिफ्ट 3 में जो पेपर हुआ था वो पेपर हम यहाँ पर अब करने वाले हैं, ठीक है। कुछ PYQs मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं और कुछ PYQs आपको मैंने एज ए कोर्स हमारी ऐप के अंदर भी दे रखे हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है PYQs की तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और 2 मॉक पेपर आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल हैं, तो वो दोनों पेपर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही ये जो पेपर हमें जो प्रोवाइड किए हैं, जो हमारा स्टूडेंट नमन है, उन्होंने एक इंडेक्स लाइब्रेरी भी बना रखी है। इंडेक्स लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी सारा कंटेंट है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप वो कंटेंट सारा एक्सेस कर सकते हैं, फ्री में सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो उसके लिए जो स्टूडेंट हैं हमारे नमन, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी की तरफ से कि जो भी कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास पेपर आपके पास यहाँ पर है, तो ये पेपर आप देख रहे हो जैसे 23 में 2023 का पेपर है, शिफ्ट 3 का ये पेपर है, ठीक है। अब इसमें आपके पास सबसे जो पहला क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा कंपलसरी सेक्शन होता है, जो सेक्शन ए होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आप कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो। मतलब ऑप्शन आपके पास नहीं है, स्किप तो आप करोगे अगर नहीं आता है तो गलत क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आंसर अगर आपको नहीं आता है तो बेटर है कि स्किप कर दो। लेकिन क्योंकि कंपलसरी सेक्शन है, 15 के 15 क्वेश्चन आपको मतलब कंपलसरी हैं, करने हैं, उसमें आप कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो बड़े ध्यान से ये वाला सेक्शन करना, क्योंकि ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन को छोड़कर कोई दूसरा क्वेश्चन आप पिक कर सको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर कहता है कि आपको लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दोनों को मैच करना है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पर आपको उनके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है उसमें कह रहा है कि नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप इसी को चेक कर लो कि यहाँ पर जो इक्वेशंस दे रखी है उसमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है उसके अंदर भी dy/dx है, दूसरे ऑप्शन में भी dy/dx है, तीसरे में dy/dx कहीं पर नहीं है। sin x प्लस वाई है इक्वल्स टू में cos x प्लस वाई है, मतलब डेरिवेटिव है ही नहीं। अब डेरिवेटिव अगर नहीं है तो इसका मतलब यही आपका इक्वेशन होगी जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो यानी जो सी ऑप्शन है, सी का जो आंसर है वो बनेगा हमारा फर्स्ट। अब सी का जो फर्स्ट है वो आपके पास देखो इसी एक ऑप्शन में है, थर्ड में, तो यही आपका आंसर है। आपको ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप चेक करने को कर सकते हैं। जैसे ए का कह रहा है कि थर्ड है, तो ए का थर्ड है, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप इसको कर सकते हो। एक्स वाली टर्म एक्स के साथ आ जाएंगी, वाई वाली टर्म वाई के साथ आ जाएगी। बी का कह रहा है फोर्थ है, बी में जो फोर्थ है ये इक्वेशन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई में, तो उन दोनों की जो पावर है उनको ऐड करोगे तो वो भी स्क्वायर में हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी पावर सेम आ रही है, तो ये होमोजीनियस भी है। तो इस तरह से आप चेक भी करना चाहो कर सकते हो, वरना अगर ऑप्शन 2 अगर सी के 2 आंसर आते तो फिर आपको चेक करना जरूरी पड़ता, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। अगर टाइम आपके पास बचे तो लास्ट में आप जरूर क्रॉस चेक कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें कह रहा था क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका हमने डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको 0 के बराबर रख के इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए और प्लस करें तो 2 आ जाए? अब 3 का जो मिनिमम फैक्टर है वो 3 × 1 ही बनेगा, और 3 और 1 को दोनों को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और दोनों को पॉजिटिव लेंगे तो 2 तो बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है इसके कोई भी x की वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। जो ये दोनों ये वैल्यूज हैं ये इसके आंसर नहीं होंगे। आप कैसे चेक कर सकते हो? डाल के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 1 में पुट करूंगा तो सारी देखो पॉजिटिव वैल्यू है, तो 0 के मतलब ही नहीं कि 0 आ जाए। -2 -1 अगर डालोगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास -3, -2 डालोगे तो यहाँ जाएगा 4 3 × 12, और यहाँ पर डालोगे तो आ जाएगा 2 2 × 4 प्लस 1, 0 नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये वाला चेक कर लो, इसमें 2 -1 है तो -1 से चेक कर लो। -1 अगर आप यहाँ पर डालोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, यह आ जाएगा -2 और यह आ जाएगा +1, तो ये भी 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसमें से कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। बाकी निकालने को आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, x इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। अगर आपसे फैक्टर नहीं बन रहे, ठीक है, आपको यहाँ से भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कौन सा ऑप्शन यूज़ करूँ, तो आप ये वाला फार्मूला ला के चेक कर लो कि यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी। b की वैल्यू आपके पास 2 हो गई, b का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4 इंटू में 3 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखो ये आ रहा 4 माइनस 12, तो ब्रैकेट नहीं, रूट के अंदर आ रहा -8, और -8 जो इसका स्क्वायर रूट आप रियल नंबर्स में फाइंड ही नहीं कर सकते हो, इसलिए जो आंसर है इसका वो डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 27 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको दिया हुआ है dv बाई dt, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द क्यूब इज 12। क्यूब की जो लेंथ है यानी क्यूब की जो साइड है उसको अगर हम x माने तो वो आपको 12 दे रखी है, और उसका जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है ये बताना है। अब क्यूब का जो सरफेस एरिया, अगर आपको टोटल या कर्व्ड के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं दे रखा तो इसका मतलब आपको वहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लेना है, और टोटल सरफेस एरिया उसका होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से हम करेंगे dA बाई dt, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 6 12x, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx बाई dt। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखो x की वैल्यू दे रखी है इसने 12, dA बाई dt आपको निकालना है, तो ये dx बाई dt है ना, इसकी वैल्यू आपको चाहिएगी। इसकी वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये आपको दे रखा है, यहाँ से मिलेगी। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है इसका x क्यूब। तो ये आपको dv बाई dt करोगे आप, तो यहाँ से आएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt। तो dv बाई dt 27 दिया हुआ है, x की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, तो यहाँ से सॉल्व करके dx बाई dt आपका निकल जाएगा। तो 3 9 27, तो आ जाएगा 9 अपॉन में 144। सीधा इस वैल्यू को आप यहाँ पर डाल दो, 12x 9 अपॉन में 144, तो 12 का स्क्वायर 144 ही होता है, आंसर आ जाएगा आपका 9। तो आंसर बनेगा आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि एक फेयर कॉइन को आपने 10 बार टॉस किया, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कम से कम एक हेड आने का मतलब है कि आपको निकाल देना है 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि कम से कम एक हेड बोल रहा है तो 1 2 3 4 पता नहीं कितने सारे होंगे, तो वो सारा ना निकाल कर हम क्या करते हैं 1 में से जो आपके पास जो रह गया, जो उसमें नहीं आया था, उसको माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस n कितना है आपके पास, n है आपके पास 10, C0। अब क्योंकि कॉइन है तो कॉइन में हेड या टेल जो भी करोगे बराबर ही रहता है, फेयर कॉइन है, तो यानी 1/2 की पावर सीधा आप 10 कर दो, तो यहाँ से रह जाएगा 1 माइनस ये सारा 1 हो गया, ये आ जाएगा आपके पास पूरा सॉल्व कर रखा है, तो ये आएगा 1 अपॉन में 1024, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1023 अपॉन में 1024, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें कहता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ किंग। तो यहाँ पर जो कार्ड आप निकाल रहे हो साइमल्टेनियसली निकाल रहे हो, तो इसमें आपको, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसमें आपको विदाउट रिप्लेसमेंट लेना है। ठीक है, यानी आप यहाँ पर बाइनोमियल वाला फार्मूला लगाकर वेरिएंस नहीं निकाल सकते हो। तो आपने यहाँ पर नंबर ऑफ किंग के हिसाब से निकालना है। अब नंबर ऑफ किंग आपको निकालने कितने, 2 कार्ड निकालने हैं, तो 2 कार्ड निकालने हैं, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम पहला कार्ड लेते हैं, मान लो हमने मतलब 2 कार्ड निकाले, हो सकता है कि दोनों कार्ड में से कोई भी किंग नहीं आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो आपने पहला कार्ड निकाला कि दोनों में से कोई भी किंग नहीं है, तो किंग होते हैं 4 कार्ड, तो 4 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, बाकी कितने बचे आपके पास 48 अपॉन में 52, और अगला कार्ड निकालोगे तो आ जाएगा 47 अपॉन में 51। ठीक है, किंग इसके अंदर एक भी नहीं है, पहले वाले में भी नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तो यहाँ से जितना ये छोटा हो जाए उतना छोटा कर लो। मेरे ख्याल 4 से कट जाएगा ये 12 और ये 13 पे, बाकी इसको और करने की ज़रूरत है नहीं, और कटेगा नहीं, कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 से कट जाएगा 17 3 51, तो 4 7 28, 4 चौक 16, 16 और 2 18, नीचे आ जाएगा 17 3 51, 17 और 5 22, तो 188 अपॉन में 221। अब अगर हम 1 कार्ड लेते हैं तो 1 कार्ड का मतलब है कि एक किंग निकलेगा और एक नॉन किंग निकलेगा, तो किंग कार्ड अगर पहले निकल गया तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में 52। जो नॉन किंग है,
नॉन किंग आपके पास 48 है, तो एक कार्ड तो लेकिन निकल चुका है ना, तो नीचे 51 रहेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पहले जो कार्ड निकाला था वो 48 अपॉन में 52 रहेगा, मतलब पहले जो कार्ड था आपका वो नॉन किंग था, बाद में जो कार्ड निकाला आपने वो किंग वाला निकाला, तो यानी किंग का आ गया 4, लेकिन टोटल में से तो एक कम होगा, तो ये दोनों वैल्यू सेम ही आएंगी। आप ऐसे कर सकते हो कि एक निकाल कर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमने कैंसिल करा, 3 से इसको कैंसिल करा, तो ये 16 यहाँ पर आएगा, ये सारा काट के 16 यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और ये कट जाएगा आपके पास ऐसे, तो 16 हो जाएगा 32, अपॉन में आ जाएगा नीचे, ये भी कटेगा, अपॉन में नीचे यही आएगा 2 2 1। उसके बाद अगर हम 2 कार्ड ले रहे हैं तो 2 का मतलब है कि दोनों के दोनों किंग होने चाहिए, तो पहला कार्ड हमने निकाला किंग का निकलेगा, दूसरा कार्ड कोई नॉन किंग निकल गया, नॉन किंग नहीं सॉरी किंग ही निकालना है, पहला कार्ड किंग का निकल गया, फिर एक किंग हमने कम कर दिया, 3 रह गए, लेकिन टोटल में से भी एक कम हो गया, तो फिर से आप इसको कैंसिल कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन में 2 2 1। अब वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए आपको ई एक्स भी चाहिएगा और ई एक्स स्क्वायर भी चाहिएगा। तो ई एक्स अगर आप निकालते हैं तो ई एक्स का मतलब है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 0 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 32 अपॉन में 2 2 1 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो आ गया 2 अपॉन में 2 2 1। इनका टोटल कर दो, 32 और 2 34, 34 अपॉन में 2 2 1। ये तो आ गया आपके पास ई एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स वाले को स्क्वायर करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, तो इसका स्क्वायर करोगे 0 रहेगा, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम आएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इसका टोटल करोगे आप 36 अपॉन में 2 2 1, ठीक है। ये ई एक्स स्क्वायर आ गया, ये ई एक्स आ गया। वेरिएंस का फार्मूला क्या रहता है, वेरिएंस कहता है भाई ई एक्स स्क्वायर में से ई एक्स का होल स्क्वायर आप माइनस कर दो, तो ई एक्स स्क्वायर कितना है 36 अपॉन में 2 2 1, और यहाँ पर ई एक्स है 34 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2 2 1 इंटू 2 2 1। अब देखो यहाँ से आपका क्या बन सकता है आंसर, तो यहाँ से अगर हम 2 2 1 को कॉमन निकाल दें, या आप इसको ऐसे ही रखो, छोड़ो कॉमन वॉमन क्या निकालना, क्योंकि बाद में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 2 2 1 स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास इसका एलसीएम, एक इससे एक कटेगा, एक 2 2 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 1 को 3 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 से करेंगे 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, 6 और 3 9, 6 और 1 7, तो 7 9 5 6। इधर 34 को 34 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 चौक 16, 4 तिये 12, 12 24, 24 और 1 25, 3 तिये 9 और 2 11, यह आ जाएगा 1 1 5 6। माइनस करो 0, 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 1 8 और 7 माइनस 1 6, तो 6860 डिवाइडेड बाय 2 2 1 का होल स्क्वायर, हमारे पास आंसर बनेगा 6860। तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, अच्छा यहाँ पर 5 माइनस 5 0 था, तो 6800, यानी ये आपके पास आंसर बना। तो ये वाला क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा लेंदी था, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि लेंदी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो फटाफट आप आंसर दे सकते हो, तो बैलेंस क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए स्पीड थोड़ा अपना बना कर रखना। अब यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन जब भी ये ई की पावर एक्स आएगा, तो हमेशा जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की स्पेशल फॉर्म आपको बताई हुई है, पहले हमेशा उसको चेक करना है। उसमें क्या होता है आपके पास कि ई की पावर एक्स होता है और इसके अंदर 2 फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर इसको 2 फंक्शन में आप कन्वर्ट कर लो, एक्स अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 2 है ना, ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही निकाल दो, बिल्कुल इसको तो बिल्कुल बाहर निकाल दो। आपके पास ये बच गया अब ई की पावर एक्स, और यहाँ से कैंसिल होगा 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव आपको आगे मिल ही गया, तो इसका डेरिवेटिव जब आगे मिल जाता है तो हमारा आंसर में क्या आता है, ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स, और ये जो 1/2 है ये यहाँ पर आ ही जाएगा, प्लस में सी लगा दो, तो आपके पास आंसर बनेगा ई की पावर एक्स अपॉन में 2x, तो ई की पावर एक्स अपॉन में 2x प्लस में सी, यानी ये आपका आंसर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहता है कि द ऑर्डर ऑफ द नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, ठीक है, चाहे वो 2/2 हो, 2/3 हो, 3/2 हो, 1/5 हो, 5/1 हो, कुछ भी हो, अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो सब नल मैट्रिक्स ही होती है, तो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स ये हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव मैंने आपको डेरिवेटिव वाला जो बेसिक कंसेप्ट बताया था उसमें कहा था कि इसको आप डायरेक्टली ही याद कर लो तो आपके लिए बहुत काम करेगा। तो देखो यहाँ पर इसका अगर डेरिवेटिव याद है आपको तो ये वाला इसका आंसर बन गया। अगर ये याद नहीं है तो फिर आपको करना पड़ेगा किससे, लॉग लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बेस और पावर दोनों की दोनों फंक्शन है, तो ऐसे केसेस में हमें लॉग लगाकर फिर डेरिवेटिव करना होता है। तो लॉग वाई, ये आ जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स, इस एक्स को आप आगे ले आएंगे तो ये बन जाएगा एक्स लॉग एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/y dy/dx, एक्स का डेरिवेटिव 1 लॉग एक्स, सेम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, एक्स एज इट इज लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x, इसको यहाँ ले गए, वाई को आप वहाँ पर लेके जाओ तो ये बन जाएगा y, और इधर आ जाएगा log x प्लस में 1, y का मतलब x की पावर x, तो यही आपका आंसर बन गया, x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, डायरेक्टली जिसको याद होगा उसको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, जिसको याद नहीं होगा भाई उसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। 9th में आपको कहता है कि ये आपको दे रखा है कंस्ट्रेंट, ये कंस्ट्रेंट ये है, देन वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट इनमें से कौन सा होगा। तो फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट अगर हुआ तो ऐसा हो सकता है कि जब हम इसमें से x को जीरो करें, x को जीरो करें तो y की वैल्यू आएगा आपके पास 100, ठीक है, और y को जीरो करें x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20। तो ये दो पॉइंट हो गए, बेटर है कि आप ग्राफ ही बना लो ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, 0 100 और 20 0, ये आ गया। दूसरा जो कॉर्नर पॉइंट, दूसरी कंस्ट्रेंट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 है, तो x को जीरो करेंगे y 60 आएगा, y को जीरो करेंगे x 60 आएगा, ये आपके पास ये आ गया। अब दोनों में यहाँ पर लेस देन का साइन है, ठीक है, दोनों में ही लेस देन का साइन है, तो इसका मतलब है कि जो जिसका शेडिड पोर्शन है वो ओरिजिन की तरफ होगा, और x0 और y0 भी आपको दे रखे हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया और एक ये हो गया। अब ये 0 60 आपको इसमें नहीं दिया हुआ है, 20 0 ये भी नहीं दिया हुआ है, 0 0 भी नहीं दिया, मतलब यही वाला पॉइंट दिया हुआ है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो उसके लिए इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो, y में से y माइनस कर दो, खत्म हो जाएगा, 5x माइनस एक्स 4x, 100 माइनस 60 ये हो गया 40, तो x की वैल्यू आ गई 10। अब x की वैल्यू अगर 10 है तो y की वैल्यू 50 आएगी, यानी ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, तो इसमें रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर है, तो इसमें पहले आप होल स्क्वायर को खोल लो, आइडेंटिटी लगा दो, तो इसका स्क्वायर करेंगे x हो जाएगा, 1/√x का करेंगे 1/x हो जाएगा, और 2ab करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ इंटीग्रेशन करने लायक बचा ही नहीं, x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, और 1/x का हो गया log x, और 2 का हो गया 2x, तो x²/2 log x प्लस में 2x प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया। 11th में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। तो सर्कल किस तरह का है कि जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, एक्स एक्सिस ये है, ठीक है, इसको ओरिजिन पे टच करने का मतलब है कि सर्कल कुछ इस तरह से जा रहा है, और इसका जो सेंटर है ये वाई एक्सिस के ऊपर आएगा, और जितना इसका रेडियस होगा वही यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका। अगर मैं इसको 0 के लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मली सेंटर को हम h के लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये y एक्सिस पर आएगा तो x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और y वैल्यू जो हमारे पास k हो गई, और जो इसका रेडियस है ये भी आपके पास k बन जाएगा। तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड, अगर मैं वो लगाऊं तो x माइनस एच की जगह तो 0 आ गया, y माइनस के इक्वल्स टू में k²। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करो, x² y² k² माइनस 2ky इज इक्वल्स टू k²। इससे इसको कैंसिल कर दो, इस 2ky को इधर ले जाओ, अब यहां से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, मतलब एक बार डेरिवेटिव करना है। अब डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो 2k है ना, इसको आप इधर ही छोड़ दो, y को इधर ले आओ,
उससे क्या होगा कि जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा। अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट वाली वैल्यू हमें खत्म करनी थी, ये खत्म हो जाएगी। इसमें डेरिवेटिव कर दो कोशेंट रूल लगाकर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स इंटू में y, फिर माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये वाला पोर्शन उधर जाके 0 हो जाएगा। इसको आप खोल लो यहाँ से, 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास y स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा। इसको वापस मैं इसके साथ ले लेता हूँ और ऐसे डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर इस फॉर्मेट में आंसर नहीं है, तो इसको क्या करना है आपको, इस वाली टर्म को या इस वाली टर्म को उधर ले जाओ, किसी को भी ले जाओ। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ। इसको उधर ले जाने पर साइन चेंज होगा, तो साइन चेंज करके बाहर माइनस लगा दो, या इन दोनों का साइन चेंज करके ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। जो अपॉन में डी एक्स आएगा उसको आप सीधा यहाँ पर इसके साथ लिख दो। अब देखो आंसर आपका, तो इसको इधर भी लेके जाना उसके साथ भी, तो ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 2xy डी एक्स। अब ये आंसर देखो आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 2xy डी एक्स, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, एडजॉइंट बताना है। तो 2/2 का एडजॉइंट निकालने के लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस इन दोनों को आपको इंटरचेंज कर देना है, 3 और 4 को इंटरचेंज कर देना है। इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो इसमें है, इसमें है, इसमें है। इसमें तो -4 -3 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ -1 है तो यहाँ +1 होना चाहिए, तो +1 इसमें है, ये 2 है तो यहाँ -2 है, यानी ऑप्शन बनेगा आपका 4। 13th में कहता है कि इन LPP लेट R बी द फिजिबल रीजन, और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज करनी है। तो कहता है इफ R इज अनबाउंडेड देन ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई आपके पास अनबाउंडेड रीजन आता है, अनबाउंडेड रीजन में ज़रूरी नहीं है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम निकाल भी सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो, यानी जो ए स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू है। ठीक है, वो कह रहा है कि मे नॉट एग्जिस्ट, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ना भी आए। बी में कहता है कि आर इज अ बाउंडेड देन ए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल ऑलवेज एग्जिस्ट। अगर बाउंडेड फंक्शन होता है, ठीक है, बाउंडेड अगर रीजन होता है हमारा, तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, तो ये भी ठीक है, बी भी ठीक है। इफ ए सॉल्यूशन एग्जिस्ट इट मस्ट अकर एट ए कॉर्नर पॉइंट। अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो वो कॉर्नर पॉइंट पे निकलता है, तो ये भी ठीक है। तो ए बी सी हमारे पास सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो यही ऑप्शन हमारा ठीक है। डी यहाँ पर गलत है, क्यों गलत है, देखो आर इज बाउंडेड देन मैक्सिमम विल एग्जिस्ट बट मिनिमम मे और मे नॉट एग्जिस्ट। अगर आर बाउंडेड है तो मिनिमम भी निकलती है और मैक्सिमम भी निकलती है। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो इसमें जो फार्मूला रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का, उसमें जो 3 होता है वो बाहर आ जाता है। कितनी बार बाहर आता है, जितना ऑर्डर होता है, तो 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 3 की पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर। द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स अगर 2/2 है तो उसका इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, इनवर्स का फार्मूला। तो एडजॉइंट इसका क्या बनेगा, दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो सेम ही रहना है, तो -3 -1। इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है, इसके डिटर्मिनेंट से, तो आएगा 4 - 3। तो 4 - 3 मतलब 1, 1 से डिवाइड करोगे सेम ही रहेगा, तो 2 - 3 2 - 3 -1 2, ये आपका ऑप्शन आ गया। उसके बाद ये कोर मैथ्स के क्वेश्चन है, ये हमें नहीं करने, हमें अप्लाइड वाला सेक्शन करना है।
तो अप्लाइड पे चलते हैं। तो अप्लाइड वाले सेक्शन में अब यहाँ पर आपके पास चॉइस रहती है कि आप 35 में से 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि टाइम टेकिंग है तो उसको पहले आप छोड़ दो, ठीक है, बाद में उसको देखना। अगर अगर क्वेश्चन रह जाते हैं तो उसको देखना, अगर आपको लगता है कि टाइम टेकिंग है, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम भी अपना सेव करना है। और ये जो सेक्शन होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके उसके एग्जाम को पूरा करने में, ठीक है। क्योंकि सेक्शन ए में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो टाइम टेकिंग भी हो, आपको आता भी हो, तो आप करोगे तो टाइम उसमें लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर जितना टाइम सेव कर सकते हो उतना टाइम यहाँ पर आप सेव करना। द रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो ये k हो गया, एक्स की वैल्यू 1 है तो ये 2 की हो गया, 2 है तो ये 3 की हो गया, ठीक है। ये 0 1 2, तो इसके लिए आपको कह रहा है k है, ये 2k है, ये 3k है, बाकियों के लिए 0 है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा आपके पास 6k, तो 6k की वैल्यू होगी 1, यानी k की वैल्यू आ गई 1/6। अब प्रोबेबिलिटी पूछता है ये x लेस देन 2, तो लेस देन 2 में ये भी आ गया, ये भी आ गया, मतलब इन दोनों का आपको टोटल करना है 3k का। यहाँ पर k की जगह 1/6 डाल दो, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर 1/2, ऑप्शन बनेगा इसमें 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड में a आपको दिया हुआ है, a डैश दिया हुआ है और b दिया हुआ है, ठीक है। a डैश मतलब ट्रांसपोज दिया हुआ है a का, और b आपको दे रखा है और कह रहा है कि 3a प्लस में 2b का ट्रांसपोज निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, या तो आप पहले b का ट्रांसपोज निकाल के फिर उसको ऐड कर दो, या पहले a का ट्रांसपोज निकाल लो फिर 3a और 2b को ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकाल दो। तो इसमें मेरे ख्याल से हम पहले ट्रांसपोज निकाल लेते हैं b का। तो ये बनेगा आपके पास -1 0 2 3, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको 3a प्लस 2b का ट्रांसपोज चाहिए। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडिशन में 3a का ट्रांसपोज कर दो और 2b का ट्रांसपोज कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर ही आएगी। अब इसमें से भी जो स्केलर है, स्केलर को बाहर निकालोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी 3a ट्रांसपोज कर दो, 2b ट्रांसपोज करके उसको सॉल्व कर दो। तो a ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, ये 3a आ गया। 2b ट्रांसपोज यानी b ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2 4 0 6, इन दोनों को ऐड करो, -6 और -2 -8 आ गया। -8 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर है। बाकी को आप चेक करना चाहो तो 9 + 4 13, 3 + 0 3 आ गया, 6 + 6 12 आ गया। तो जैसे आपको पता लगे कि आपका आंसर आ गया तो बाकी के लिए टाइम वेस्ट मत करना, फटाफट अपना आंसर देके आगे बढ़ना। For a manufacturer, total cost function is given by this. Which of the following are correct? ये total cost function है। अब कह रहा है कि 2.6 is the marginal cost when 5 unit are produced। तो marginal cost का मतलब होता है कि आपको cost function का डेरिवेटिव करना है, तो उससे आपके पास marginal cost निकलेगी। तो ये आएगा 2x अपॉन में 25 प्लस में 2, ये मार्जिनल कॉस्ट आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर 5 यूनिट आप यहाँ पर पुट करते हो तो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू 2.6 आएगी। तो x की जगह हम 5 पुट करते हैं, तो 2 इंटू में 5 अपॉन 25 प्लस 2, 5 से इसको काटा हमने 5 आ गया। 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.4 प्लस में 2, तो ये बनेगा 2.4। ये कितना कह रहा है, ये कह रहा है 2.6, तो गलत है भाई, ठीक है, ये गलत है। तो ए आपका ऑप्शन गलत है, तो ए ऑप्शन गलत है, तो ये भी छोड़ दो, अब ये भी छोड़ दो, ठीक है। अब इसमें देखो बी दोनों में कॉमन है, यानी बी ट्रू है, सी दोनों में कॉमन है मतलब ट्रू है। तो आपको डी और ई को चेक करना है, बी सी के चक्कर में मत पड़ना, डी और ई को चेक करना है कि इनमें से आपके पास क्या ऑप्शन है। देखो 2.4 इज द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 5 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही ऑप्शन में आएगा, मतलब ये आपका आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ द कैश इक्विवेलेंट ऑफ ए परपेचुटी ऑफ 1200 पेबल एट द एंड ऑफ हाफ ईयर इज 96,000, द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है 96,000 है परपेचुटी की, 96,000, और आर आपको दे रखा है 1200। जो आपको इंटरेस्ट निकालना है वो हाफ ईयरली है, तो इंटरेस्ट अगर हमने एक्स लिया तो उसको हाफ ईयरली करेंगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा, तो परसेंटेज हटा देंगे 200 हो जाएगा। अब ये 200 आप ऊपर ले जाओ, तो 96,000 इक्वल्स टू 1200
इनटू में 200 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ से 3 जीरो, 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, ठीक है। 12 से इसको काट दो, 8 पे कट जाएगा। और आप इसको 4 से काटोगे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। तो x की वैल्यू आएगी 5/2। 5/2 का मतलब आ जाएगा 2.5%। तो 2.5% ये हमारा आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आपको 2 इंडिपेंडेंट सैंपल दे रखे हैं, यानी यहाँ पर 2 सैंपल टेस्ट आपको लगाना है। और 2 सैंपल टेस्ट थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, इसलिए बेटर रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को बाद में देखना, ठीक है। अभी हम तो यहाँ पर अभी करेंगे, लेकिन आप जब एग्जाम में इसको करोगे तो इस क्वेश्चन को आपको बाद में देखना चाहिए। जो टी वैल्यू होती है, इसमें फार्मूला क्या रहता है, x1 माइनस x2 दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s1 स्क्वायर बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर बाय n2, ठीक है। ये फार्मूला लगाएंगे तो x1 आपके पास क्या है, मतलब मीन क्या है यहाँ पर 191, यहाँ पर 199। तो दोनों का डिफरेंस करोगे -8 आ जाएगा ऊपर। दो नीचे आपके पास s1 स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100, और n कितना है इसका 8, प्लस s2 स्क्वायर 144, इसका n कितना है 10। तो यहां से आएगा आपके पास -8 अपॉन में, अब वैल्यू माइनस में आ रही है तो माइनस में ये 3 ऑप्शन है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखो 100/8 अगर आप करोगे तो इसको हम काट लें, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और ये कट जाएगा 25 पर, ठीक है। ये आपके पास ये आ जाएगा 12.5, 12.5 लिख दो इसको, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 14.4। तो ये बनेगा आपके पास -8 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 5 4 9, 4 और 2 6, और 1 और 1 2, तो 26.9। अब 26.9 जो आपके पास वैल्यू आएगी, इसका अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये लगभग आपके पास 5.2 के समथिंग बनेगा, ठीक है। क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर ये आपको दे रखा है, तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे, एक आ गया, यहाँ डेसिमल लगाओगे तो 9 जीरो उतारेंगे, 2 5 या 10, तो ये आपके पास कितने पे चला जाएगा, 1 पर ही जाएगा। तो 5.1 के आसपास आप इसको ले सकते हो, ठीक है। 5.2 भी ले लोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5.2 ही ले लो, बेटर है, क्योंकि इसको राउंड ऑफ करोगे आप तो आ जाएगा -8 अपॉन में 5.2। इसका पॉइंट हटा दो, 80 आ जाएगा। 2 से आप इसे काटो, 2 से 4 से काट लो, 13 पे कटेगा, ये 20 पे कटेगा। तो 20 को अगर हम डिवाइड करते हैं 13 से तो कितना आ जाएगा, 13 एकम 13, 7 बचेंगे, 7 बचेंगे तो 13 पंजे 65, यानी -1.5 समथिंग आएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। एग्जैक्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल दोगे, इनफ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में कहता है द 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 16 x y क्यूब इज मैक्सिमम। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, ऑप्शन में आपको दोनों नंबर दे रखे हैं, तो ऑप्शन से जाओ, सॉल्व मत करो। तो एक तो कह रहा था कि भाई दोनों का सम 60 है, तो दोनों का सम देखो 60 किस में है। अब यहाँ पर इन्होंने चाल खेल दी हमारे साथ, सभी का सम 60 दे दिया, ठीक है। लेकिन ये शान है तो हम भी 1.5 शान है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स वाई क्यूब को चेक कर लेते हैं कि उससे मैक्सिमम किस पर आएगा। तो एक्स तो यहाँ पर एक्स ही रहेगा, वाई का क्यूब कर लो, वाई का क्यूब अगर आप करोगे, ठीक है, यहाँ मैं वाई क्यूब लिख देता हूँ, तो इसका क्यूब करेंगे आ जाएगा आपके पास 27,000, यहाँ पर करेंगे 64,000, ठीक है। यहाँ पर करोगे आप 45 का क्यूब करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मामला टेढ़ा कर दिया उन्होंने, 45 का स्क्वायर करेंगे आप तो यह आ जाएगा 4 पंजे 20, 2025, ठीक है। फिर इसका 45 से फिर मल्टीप्लाई करोगे, 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10, फिर 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8, 5 2 1 1 9, तो ये बना आपके पास 91125। यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 125। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लो कि किस में आपका ज़्यादा वैल्यू आ रही है। तो इसको 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 81,000। इसको 20 से करोगे तो आएगा 128, और फिर 1 2 3 4, ठीक है, 4 वैल्यू आ जाए, 4 जीरो आ जाएंगी। 15 से इसको करोगे तो आ जाएगा 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 और 3 18, 15 और 1 16, 15 ने 135 और 1 136। तो इन दोनों में से
इन दोनों में से ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है और मेरे ख्याल यही हमारा आंसर बनना चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, 125 को 55 से, 5 5 दूनी 10 2 12, 5 और 1 6, तो ये तो इससे कम ही आएगा। ठीक है, इससे कम ही आएगा, तो हमारे पास ये आंसर बनेगा। तो हमारा आंसर बनेगा x इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 45, क्योंकि इसी में ये मैक्सिमम आ रहा है। अगर आप पूरा सॉल्व करते तो टाइम टेकिंग हो जाता, ऐसे करोगे तो टाइम आपका जरूर सेव होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x जनरेटर इज गिवन बाय, ये आपको टोटल कॉस्ट दे दी है। मार्जिनल कॉस्ट आपको बतानी है, अगर x की वैल्यू 10 है तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब डेरिवेटिव कर दो आप, 3x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 1500। अब x की जगह आपको 10 रख देना है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 इंटू में 10 का स्क्वायर माइनस 120 इंटू में 10 प्लस 1500, तो ये आ जाएगा आपके पास 300, ये 1200 और ये 1500। 15 में से 1200 गए 300, 300 ये 600 हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 600। एट्थ क्वेश्चन में कहता है कि बुक कंसिस्टिंग ऑफ 2000 पेजेस हैज 540 मिसप्रिंट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट द बुक। ठीक है, बुक के अंदर 2000 पेजेस हैं और 540 उसके अंदर मिसप्रिंट हो रखे हैं, तो एवरेज मिसप्रिंट जो है वो कितने हैं? तो मिसप्रिंट है कितने? 540, पेजेस कितने हैं आपके पास? 2000। इसको सॉल्व कर दो, 2 से काट लो, 27 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.27, ये आपका आंसर आएगा। नाइन्थ में कहता है कि लेट अस कंसिडर एन एन्युटी हुज पीरियोडिक पेमेंट इज रुपीज आर पेबल एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड फॉर एन पीरियड्स, इंटरेस्ट रेट R% पर पीरियड, सो द अमाउंट ऑफ ऑब्लाइजेशन कैन बी गिवन एज। तो आपको एन्युटी का फार्मूला बताना है। एन्युटी का फार्मूला आपके पास इसमें आ जाएगा, फार्मूला आपके पास कौन सा आएगा? 1 प्लस में आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई, पहले वाला फार्मूला आपका आ गया। ठीक है, a इक्वल्स टू आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, थोड़ा छोटा है, हो सकता है कि आपको सही से दिख ना रहा हो, मैं लिख देता हूँ। पहले ऑप्शन में हमारे पास ये दिया हुआ है a इक्वल्स टू में आर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, यही फार्मूला होता है एन्युटी का। टेंथ क्वेश्चन अगर हम कहें कि भाई आपके अप्लाइड मैथ्स का नहीं है, जनरल टेस्ट का क्वेश्चन एक तरह से इन्होंने दे दिया है। ये कह रहा है कि ए डिसऑनेस्ट डिलीवरी मैन परचेज 20 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड डाइल्यूट इट बाय एडिंग 4 लीटर ऑफ वाटर। अब उसने 20 लीटर तो दूध खरीदा था और उसके अंदर उसने 4 लीटर पानी मिक्स करके इसको 24 लीटर बना लिया। ठीक है, इफ़ ही सेल द डाइल्यूटेड मिल्क एट ₹50 पर लीटर, और इसने ये जो 24 लीटर मिल्क है ये 50 रुपये के हिसाब से इसने बेचा, तो ये कितने का पड़ेगा इसे? 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 1200 रुपये का इसने ये मिल्क बेच दिया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्योर मिल्क। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि भाई इसने कुछ कम ज़्यादा पैसा होगा, तो जितने में मतलब वो लाया था उतने में उसने बेच दिया सारा, लेकिन उसने 4 लीटर पानी मिला दिया तो वो उसका फ़ायदा बन गया। तो एक्चुअली में 1200 रुपये उसको टोटल निकालने थे, वो उसने निकाल दिए। ठीक है, 1200 रुपये का उसने मिल्क बेचा, तो 20 रुपये के 20 लीटर मिल्क आपको कितने का पड़ेगा? ये पड़ेगा आपको 60 रुपये का। ठीक है, इससे कैंसिल करोगे तो 60 रुपये का मतलब 1200 का वो लाया था और उसने 4 लीटर उसके अंदर मिलाकर फिर ये सारा मिल्क उसने बेच दिया, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 60 लीटर। तो आप इस क्वेश्चन को करना चाहो तो आप इसको एलिगेशन मिक्सर वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे 20 लीटर उसके पास प्योर मिल्क है और उसके अंदर उसने 4 लीटर उसने पानी मिलाया, तो जो मिल्क है आपके पास उसकी तो आपको क्वांटिटी, उसका जो रेट आपको बताना है, वो मान लेते हैं कि भाई उसका रेट x है, और जो पानी आप मिलाओगे उसका जो रेट है वो आपके पास 0 है। मिलाने के बाद ये 50 रुपये में इसको बेच देता है। ठीक है, जो क्वांटिटी आपके पास मिल्क की थी वो थी 20 लीटर और जो पानी है वो आपने मिलाया 4 लीटर, तो इसका रेट कितना था? तो इसके हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 20/4 इक्वल्स टू 50 माइनस 0, 50 हो जाएगा, और x माइनस 50। इसको सॉल्व करेंगे, 4 पंजे 20, 5 से कटेगा 10 पर, तो x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 10, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 60।
क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि मिस्टर एक्स ने लोन लिया, पर्सनल लोन 10 लाख का एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 6 years, कैलकुलेट इज ईएमआई बाय यूजिंग फ्लैट रेट मेथड। तो पहले तो आप उसका इंटरेस्ट बना लो कि इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो उसने 10 लाख का लोन लिया है, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 6। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, टाइम 6 साल का है, डिवाइडेड बाय करेंगे 100, तो आ जाएगा आपके पास 12 6 72, 7,20,000 का उसका इंटरेस्ट बन गया। अब जब वो ईएमआई पे करेगा तो 10 लाख तो ये देगा ही देगा, साथ में 7,20,000 ये भी तो देगा, यानी टोटल मिलाकर 17,20,000 का लोन उसको वापस करना है। ठीक है, 17,20,000 का लोन उसे वापस करना है। और टाइम उसको कितना मिलेगा, 6 ईयर का टाइम मिलेगा। 6 ईयर का मतलब हो गया नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, 6 इंटू में 12। ठीक है, 6 से आप इसको काट दो, कितने में आएगा, 6 दूनी 12, नहीं 6 से तो ये कटेगा ही नहीं, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 6 12, ठीक है, फिर 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो ये बना 21500 डिवाइडेड बाय 9। 9 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास आ गया, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18, 3 बचेगा, फिर 9 दूनी 35 हो गया, 9 3 27, 8 बचेगा, 9 8 72, फिर 8 बचेगा, 9 8 72 72, 2388, 2388, एक 8 और आना चाहिए, तो एक जीरो यहाँ पर हमारे पास कम है, 17,20,000, एक जीरो यहाँ पर और बढ़ेगी भाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। जब इस तरीके से लिखा हुआ होता है तो पहली वाली वैल्यू n होती है, दूसरी वाली वैल्यू p होती है, और इसकी हेल्प से आप q निकाल दो, 3/4। अब इसने पूछा है कि वेरिएंस, वेरिएंस होता है n p q, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 15, 4 चौक 16, तो 15/16, ये आपका आंसर बन गया। 13th क्वेश्चन में कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 2 और 3, यानी 2 ही एंट्री आप रख सकते हो, या तो 2 रख सकते हो या 3 रख सकते हो। और कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, 9 एंट्रीज आपके पास अवेलेबल हैं। आप कितनी रख सकते हो, 2 या 3, 2 एंट्री रख सकते हो। तो 2 एंट्री जो है वो उसको आप नीचे रखो, जितनी आप एंट्री रख सकते हो, जितने एलिमेंट रख सकते हो उसको आप कर दो पावर में, तो 2 की पावर 9 आ जाएगा, 512। 14th क्वेश्चन में कहता है कि पाइप ए कैन इंडिपेंडेंटली एम्प्टी ए हाफ फिल टैंक इन 3 आवर। आधा टैंक है उसको वो 3 घंटे के अंदर खाली कर सकता है। ए जो है 3 घंटे के अंदर आधा टैंक खाली करेगा, तो इसका मतलब हो गया कि वो एक पूरे टैंक को 6 घंटे में खाली करेगा, ये खाली करने का है। और बी अकेला एक टैंक को 4 घंटे में भर रहा है। अब हमने क्या करा, व्हेन द टैंक इज कंप्लीटली एम्प्टी, अभी टैंक पूरा का पूरा खाली है। इन हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अगर हम दोनों पाइप को इकट्ठा खोल दें तो ये वाला जो टैंक है 1 घंटे में ये कितना भर देगा, 1/4। ये घंटे में कितना खाली करता जाएगा, 1/6। एलसीएम आ जाएगा इसका 12, 4 3 12, 6 2 12, यानी 1/12 का मतलब आंसर आ जाएगा आपका 12 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि कॉर्नर पॉइंट आपको दे रखे हैं, z आपको दे रखा है, कंडीशन ऑन a एंड b सो दैट द मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ z अकर एट बोथ द पॉइंट। दो पॉइंट है जिस पर मैक्सिमम वैल्यू सेम आ रही है, तो उन दोनों पॉइंट को z में डाल दो। तो पहला पॉइंट है 15 15, z क्या है आपके पास, z है ax प्लस में by। तो अगर 15 15 पॉइंट में इसमें डालता हूँ तो z कितना बन जाएगा, 15a प्लस 15b। दूसरा पॉइंट है 0 20, अगर इसको z में डालते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 0 प्लस में 20b, ये बन गया। अब ये कह रहा है दोनों से आपको सेम मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, यानी दोनों वैल्यूज बराबर रख दो। तो 20b को इक्वल रख दो 15a प्लस 15b के, इसको इधर लाके माइनस कर दो, 5b इक्वल्स टू 15a, 5 कॉमन निकाल दो तो b इक्वल्स टू 3a, ये दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा, b इक्वल्स टू 3a।
क्वेश्चन नंबर 16, इसमें ये ग्राफ आपको दे दिया, इस ग्राफ में पूछ क्या रहा है, ग्राफ में कह रहा है कि z आपको तो ये दे रखा है और मैक्सिमाइज वैल्यू आपको बतानी है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो पॉइंट आपको कॉर्नर पॉइंट देखो यहाँ पर दे रखे हैं क्या क्या, 0.24, 0.24 तो इसमें आ ही नहीं रहा, तो इस पर तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, z कितना है, z में यहाँ लिख लेता हूँ 22 और 18। z है 22 और 18, तो 0.24 को तो छोड़ ही देंगे क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट में आ ही नहीं रहा। अगर इस पे वैल्यू आ भी गई तो कोई फ़ायदा नहीं है। 0.20 पर निकाल लेते हैं, 20 को यहाँ पर पुट करेंगे तो 18 2 जा 36, 360 आ गई। 8 12 ये वाला पॉइंट होगा, तो 8 यहाँ पर रखेंगे, 22 इंटू में 8 प्लस 18 इंटू में 12, तो 8 दूनी 16 और 1 17, 12 8 96, 12 और 9 21, 6 6 12, 7 8 9, 2 और 1 3, ये 392 आ गया। 16 जीरो है, 16 को यहाँ पर रखेंगे, 22 इंटू में 16 तो आ जाएगा 16 दूनी 32 और 3 35। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहाँ पर आ रही है, तो ऑप्शन बनेगा 8 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है द प्राइस इंडेक्स ऑफ शुगर इन 2019 कंपेयर टू 2016 इज 120। ठीक है, 2019 के हिसाब से आप कंपेयर करोगे तो जो प्राइस है 120 है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ शुगर वाज 25 पर केजी इन 2016 देन द कॉस्ट इन 2019। अब जो प्राइस इंडेक्स नंबर है 2019 का 120 है और जो बेस ईयर होता है उसका हम लेते हैं 100। तो जब 100 यहाँ पर उसका प्राइस इंडेक्स नंबर था तो कॉस्ट ऑफ शुगर थी हमारे पास 25। ठीक है, 100 अगर आपके पास प्राइस इंडेक्स है तो कॉस्ट ऑफ शुगर 25 है। अगर आपने प्राइस इंडेक्स 120 कर दिया तो कॉस्ट कितनी बनेगी, तो 25 अपॉन में 100 इंटू में 120, तो ये आ जाएगा आपके पास 30। 2019 में शुगर की जो कॉस्ट होगी वो होगी 30 पर केजी। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन एसेट इज 10 ईयर। ये एन हो गया आपके पास, स्क्रैप वैल्यू 5000, एनुअल डेप्रिसिएशन 3000, देन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो फार्मूला लगाओ डेप्रिसिएशन वाला, सी माइनस एस अपॉन में एन। डेप्रिसिएशन कह रहा है कि भाई 3000 है, ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, स्क्रैप वैल्यू 5000 है, एन 10 ईयर है, तो इसको यहाँ पर लाएंगे 30,000 हो जाएगा और 5000 को इधर लाके ऐड कर दोगे तो सी आ जाएगा आपके पास 35,000। ये आपका आंसर आ गया। नाइनटीन क्वेश्चन में कहता है कि फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij whose elements Aij is given by this, then what is the element A3i। A3i का मतलब है i की जगह रखना है 3, पहले आपको i दिया हुआ है तो i की जगह रखना है 3 और j की जगह रखना है 1। इसको आप रख दो यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे, देखो i की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 1, तो ये 9 आ गया, 9 प्लस में 3 12, रूट 12 आ गया। अब रूट 12 ऑप्शन में अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इसको फैक्टराइज कर लो, तो फैक्टर करोगे इसके आपके पास आ जाएंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 3, तो 2 बाहर आ जाएगा यानी 2 रूट 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ऑप्शन रहेगा आपका इसमें थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कहाँ गया, अरे अरे क्या हो गया ये, कहाँ गायब हो गया हमारा क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 ये आ गया जी। कहता ए रन्स 5 टाइम्स फास्टर देन बी। ए जो है बी से 5 टाइम्स फास्ट भागता है, तो ए अगर 5 मीटर भागेगा तो बी 1 मीटर भागेगा, यही मतलब हुआ। अब ये कहता है कि इफ़ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 100 मीटर, ए बी को 100 मीटर का स्टार्ट देता है, मतलब अपने से कहता है कि भाई मेरे से 100 मीटर आगे आप खड़े हो जाओ। उसके बाद रेस हम स्टार्ट करेंगे और ऐसा करने के बाद ए और बी दोनों सेम टाइम पर पहुंच जाते हैं। तो ए ने पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करना है, तो पूरा डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स से। उसने बी को कहा कि भाई वो 100 मीटर आगे खड़ा हो जाए, तो बी को कितना डिस्टेंस कवर करना था, एक्स माइनस 100, और इन दोनों की जो रेशो है वो 5 और 1 है। इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ से आएगा 5x माइनस 500, तो इसको आप इधर लाओगे -4x
इक्वल्स टू -500, इससे कैंसिल, 4 से आप इसे काटोगे, 4, 2 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो x आ जाएगा 125, यानी वो जो रेस थी 125 मीटर की थी। क्वेश्चन नंबर 21, ए शॉपकीपर वांट्स टू चेक द एवरेज नंबर ऑफ कार्स सोल्ड पर कॉल, पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द सेल इज शोन बिलो। जो पिछला रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पर दे रखा है, x इतना है और उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो एक्सपेक्टेड नंबर मतलब आपसे मीन पूछ रहा है। तो ऐसे केसेस में मीन निकालने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 से इसको करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो 6/10 आएगा, और 3 से इसको करेंगे तो 3/30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लो, 1/10 हो गया, ये भी 10 है, ये भी 10 है, इसको भी 10 बना लो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब सबको 10 हो गया, नीचे सीधा ऐड कर दो, 5 और 6 11 और 1 12, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.2। ये आपका आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 2। 22nd क्वेश्चन में कहता है, इन ए गेम ऑफ कैरम ऑफ 100 पॉइंट ए कैन गिव विद 20 पॉइंट एंड सी 40 पॉइंट्स। 100 पॉइंट का गेम है कैरम का, उसमें से ए बी को 20 पॉइंट दे रहा है। ए बी को 20 पॉइंट देने का मतलब है कि ए के पास पूरे 100 पॉइंट है तो बी के पास 80 पॉइंट है, और सी को 40 पॉइंट दे रहा है। ठीक है, दान कर रहा है, खूब बढ़िया बढ़िया। तो ए के पास अगर 100 पॉइंट है तो सी के पास 60 पॉइंट होंगे, तो ये इसको 40 पॉइंट दे सकता है। अभी कह रहा है कि देन पॉइंट बी कैन गिव सी, तो बी सी को कितना दे रहा है, तो बी सी का कंपैरिजन आपको निकालना है, तो आप लिखेंगे ऐसे बी अपॉन में ए इंटू में ए अपॉन में सी। तो बी अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी 80 अपॉन में 100, इसकी वैल्यू आएगी 100 अपॉन में 60। इस 100 को आप सेफ रखना, इसको मत काटना, बाकियों के साथ सॉल्व कर लो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 3 6, 4 से हमने इसको काटा 25 पर, क्योंकि हमें बी को 100 पॉइंट पूरे करने थे, तो जो 100 ऑलरेडी ऊपर है हम उसको क्यों पंगे लें, उसको ऐसे ही रहने दो। बाकियों को सॉल्व कर लिया हमने, तो इन दोनों के बीच में 25 पॉइंट का गैप आ रहा है, तो बी सी को 25 पॉइंट्स दे सकता है, तो इसका ऑप्शन बनेगा 2। 23rd क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दे रखी है P0 Q0 P0 Q1 P1 Q1 P1 Q0, और आपसे पूछ रहा है पासे इंडेक्स नंबर। जो पासे इंडेक्स नंबर है वो क्या करता है, वो जो करंट ईयर का वेट है उसको कंसीडर करता है। तो यानी जो फार्मूला रहेगा इसमें आएगा सिग्मा P1 Q1, नीचे आ जाएगा सिग्मा P0 Q1। ठीक है, करंट ईयर का आपको क्वांटिटी लेनी है करंट ईयर की, और जो नॉर्मल फार्मूला होता है P1 P0 ये आपको ऐसे रखना है। तो P1 Q1 की वैल्यू आपके पास है 1300, और P0 Q1 की वैल्यू है 1500, इनटू में कर दो आप 100, इससे ये कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 6 30, 3 से काटोगे तो आ जाएगा 3 8 24, 2 बचेगा, 3 6 18, 86.66 या 67 आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो, तो 86.7। इसमें आपको सिर्फ फार्मूला बताना है, किसका फार्मूला बताना है, प्राइस रिलेटिव का। तो प्राइस रिलेटिव में और कुछ आपको नहीं दे रखा, तो सीधा सीधा फार्मूला लगाना है आपको, P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। ठीक है, और कुछ नहीं करना, इसमें पहला वाला ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। इफ द फार्मूला फॉर Z टेस्ट सेटिस्फाई दिस मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो x बार जो होता है सैंपल मीन होता है, ठीक है, म्यू नॉट पॉपुलेशन मीन होता है, ये भी ठीक है, एन सैंपल साइज होता है, ये भी ठीक है, तो सिग्मा कह रहा है कि वेरिएंस होता है। वेरिएंस सिग्मा नहीं होता, वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस अगर होता तो सिग्मा के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होगा। तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है यही हमारी गलत है, यानी आंसर आएगा इसका 4। यहां पर कह रहा है आपसे द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस वैल्यू। तो मॉड के हिसाब से अगर हम देखें तो वो इस 5 को इधर लाएंगे तो ये 21 बनेगा। तो आपको ऐसी वैल्यू बतानी है जिनसे आप 21 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होती है उससे आप 21 को डिवाइड पूरा पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला जो सेट आपके पास है 3 और 7, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हो सकता है ऑप्शन, लेकिन बाकी ऑप्शन भी चेक करो। यहाँ पर है 1 3 7, तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन होती है उसमें जो यहाँ पर जो वैल्यू होती है मॉड के साथ, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए।
तो यहाँ पर इसने 1 दिया हुआ है, इसलिए ये सेट पॉसिबल नहीं है। 3 और 21 ये भी पॉसिबल है, 3 से भी डिवाइड होगा, 21 से भी होगा, लेकिन ये वाला सेट कंप्लीट है आपका, 3 से भी होगा, 7 से भी होगा, 21 से भी होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किए 20,000 इन ईयर 2022 फॉर 5 ईयर्स। इफ द CAGR फॉर दैट इन्वेस्टमेंट टर्न आउट टू बी 12%, द एंड वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी। अब यहाँ पर आपको एंड वैल्यू बतानी है, फ्यूचर वैल्यू बतानी है। तो CAGR का जो फार्मूला हमारे पास होता है, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू होती है, इधर प्रेजेंट वैल्यू होती है, पावर में 1/n होता है और -1 होता है। अब यहाँ पर CAGR आपको दे दिया इसने 12%, ठीक है, यानी 12/100 लिख देता हूँ। फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू आपको दे दी इसने 20,000, इसकी पावर 1/5, ये जो -1 है, इस -1 को आप इधर ले आओ, इधर आ जाएगा ये +1। तो 100 को इससे डिवाइड करोगे तो 0.12 हो गया, 0.12 को 1 में ऐड करेंगे तो 1.12 आ गया। $20,000 है ना, इसकी पावर 1/5। अब ये पावर 1/5 को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा पावर 5। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.76, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा, 2 6 12, 2 7 14 15, 2 1 2 और 1 3, 2 0 लगा देना, 35,200, 35,200 ये आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट में कहता है कि ए स्विमर स्पीड इन स्विमिंग पूल इज 6 किलोमीटर पर आवर। एक स्विमर की स्पीड जो है वो इतनी दे रखी है, मतलब ये हमारे पास हो गया x। He swims between 2 points in a river and return back to the starting point. He took 24 minutes more to cover the distance upstream than downstream. ये दोनों टाइम का डिफरेंस दे दिया। वो कह रहा है कि जब वो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जाता है तो वो 24 मिनट्स ज़्यादा लेता है, तो यानी ये T2 - T1 आपको दे दिया। लेकिन ये आपको ध्यान रखना, ये मिनट्स में दिया हुआ है, तो इसको आप चेंज कर लो 24/60 करके, इसको आप चेंज कर लो आवर्स में। 6 से काट देंगे, 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 2/5 आ गया। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4, वाई आपको दे दिया इसने 4, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। तो जब इन दोनों का डिफरेंस दिया होता है तो उसमें डिस्टेंस का जो फार्मूला रहता है ये आता है आपके पास T x² - y² डिवाइडेड बाय 2y। तो T हमारे पास कितना है, T मतलब जो दोनों का डिफरेंस आया था 2/5, x का स्क्वायर करेंगे 36, y का स्क्वायर करेंगे 16, नीचे आएगा 2y। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 36 - 16 20 हो गया, नीचे भी आपके पास 20 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन में कहता है द राइज इन द प्राइस बिफोर क्रिसमस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्रिसमस से पहले अगर राइस के जो भाव हैं वो अगर बढ़ जाएं तो उसका मतलब ये होता है सीजनल ट्रेंड, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस आने की वजह से जो चीज़ों के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, राइस नहीं बोल, राइस बोल दिया मैंने, चावल नहीं, मतलब कोई भी जो चीज़ें हैं उसके जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 3 पार्टनर रमेश, सुरेश, महेश शेयर द प्रॉफिट इन द बिजनेस इन द रेशो 5:4:7। ये इनके प्रॉफिट की रेशो है। दे इन्वेस्टेड द मनी फॉर 10, 8 एंड 6 मंथ रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज व्हाट। तो उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो क्या होगी। तो यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट की जो रेशो होती है आपके पास, जो उसने एक्स ने इन्वेस्टमेंट करी वो कितने मंथ्स के लिए करी, 10 मंथ्स के लिए करी। ठीक है, और 8 मंथ्स के लिए वाई ने इन्वेस्टमेंट करी, मतलब रमेश ने, सुरेश ने, महेश ने, मैं एक्स वाई ले रहा हूँ इनको, तो इनकी इन्वेस्टमेंट होगी वाई, और इन 2 में कर दो 8, ये आ जाएगा 6 इंटू में जेड। तीसरी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वो होगी जेड। अब इसके हिसाब से जो इनकी प्रॉफिट रेशो है वो 5, 4 और 7 है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होनी चाहिए थी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन से जाओगे आपको आसानी रहेगी। ऑप्शन से जाओगे तो आपको क्या रहेगा,
यहाँ पर अगर मैं 5 रख दूँ तो ये आ जाएगा 50, पहला ऑप्शन ले रहा हूँ तो। यहाँ 3 रखेंगे तो 24, यहाँ 3 रखेंगे तो 18। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 5 4 7 तो आने से रहा, ठीक है। इसमें 7 तभी आएगा जब इन ये वाली रेशोज होंगी, क्योंकि लास्ट में अगर 7 होगा तो वहाँ पर 7 आ सकता है। तो सेकंड वाले से चेक करो, 10 इंटू 3 30 हो गया, 3 इंटू में 8 24 हो गया, और 7 इंटू में 6 42 हो गया। अब अगर मैं इसको काटता हूँ किससे, 6 से, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 5 4 7 की रेशो आ रही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता था सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको सिंप्लीफाई करो, इसका आंसर बताओ। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 7 प्लस में 5x अपॉन में 4, इधर एलसीएम ले लो 3, तो x माइनस 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 4x, 4 3 जा 120। x वालों को इधर रखो, 11x, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 141। तो 141 अपॉन में 11 x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 141 अपॉन 11 से बड़ी है, बड़ी मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है। तो 141 की तरफ ये वाला ब्रैकेट आएगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि आपको सेकंड डेरिवेटिव बताना है इसका। तो y आपको दिया हुआ है इसने log x अपॉन में x स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, क्वेश्चन 2 लगा दो, log x का डेरिवेटिव 1/x, डिनोमिनेटर सेम, माइनस log x सेम, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2x, डिवाइडेड बाय x की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि नीचे वाले का स्क्वायर होता है। इससे ये कैंसिल, x कॉमन निकाल देना, यहाँ रह जाएगा 1 माइनस log x, और 2 भी साथ में है, डिवाइडेड बाय x की पावर 4। इससे ये कैंसिल, x की पावर 3 बच गया। अब जब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे ख्याल आंसर में यही फिर हमारे पास आ सकता है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार। तो दोबारा डेरिवेटिव करा हमने, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा -2 अपॉन में x की पावर 3 एज इट इज़ रहेगा, फिर माइनस का साइन, ये 1 माइनस 2 log x सेम रहेगा, और x क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा आपके पास x की पावर 6। इससे ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर कॉमन निकाल देना, तो यहाँ -2 बचेगा, -2 इधर रह गया, इधर बचा आपके पास 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और बाहर माइनस भी लगा हुआ उसको भी सॉल्व कर दो। तो -3, 3 2 6 log x अपॉन में x की पावर 6, इससे ये कैंसिल, तो x की पावर बचेगा 4। तो -2 -3 -5 आ गया, -5 आ गया, 6 log x आ गया, x की पावर 4 आ गया। तो अंदाजा अपना सही था, ये आंसर आ गया। 33 में कहता है कि द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 12। तो मीन का मतलब हो गया NP, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपके पास NP Q का स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि वेरिएंस होता है NPQ, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो यहाँ से NPQ की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 4। देन नंबर ऑफ ट्रायल, मतलब आपको n फाइंड करना है। अब n फाइंड करना है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, NP की जो वैल्यू 12 थी इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, 4 से इसको कैंसिल किया, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो Q अगर 1/3 है तो P कितना आ जाएगा, 2/3। इस P को आप यहाँ पर पुट कर दो, n इंटू में 2/3 इज इक्वल्स टू 12, 6 3 18, n आ जाएगा आपके पास 18। थर्टी फोर्थ में कहता है कि एक सिंपल रैंडम सैंपल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन, द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये निकालने के लिए पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, 5 3 8 और 1 9, तो मीन तो आ गया 3। फिर चाहिए आपको सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर, तो 1 में से -3 करेंगे तो -2, उसका स्क्वायर कर देंगे +4, 3 में से 3 करेंगे 0 बचेगा, 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी आ गया 8। अब आपको निकालना है पॉइंट एस्टिमेट।
तो इसका फार्मूला रहता है सिग्मा एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और स्टैंडर्ड डेविएशन है तो लगा देंगे रूट। तो यहाँ से अब आपके पास ऊपर आ गया 8, नीचे आएगा देखो 3 माइनस 1 यानी 2, तो रूट 4 आ गया। रूट 4 का मतलब आंसर आ गया 2, ऑप्शन बन गया आपके पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कह रहा था इफेक्टिव रेट दैट इज इक्विवेलेंट टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 16% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अगर ये सेमी एनुअली है तो 8% हो गया, और इसका मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता रखा है कि इसका डबल करो आप और इसका स्क्वायर करके आप यहाँ पर लिख दो। तो ये 64 मतलब यहाँ 2 डिजिट रहनी चाहिए 64, फिर यहाँ डेसिमल लगाना है 8 टू द 16, तो 16.64 ये हमारा आंसर आ गया। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला जो पेपर हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये जो मॉक टेस्ट पेपर की सीरीज़ है जिसमें मैंने आपको 4 मॉक पेपर कराए हैं,